नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होम मिनिस्ट्री में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग UPSSC ASO की तैयारी करवा रहे थे और बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया या कहिए कि ज़्यादा ब्रेक हो गया। शुरू में स्वास्थ्य साथ नहीं दिया था, फिर बहुत सी चीज़ें उठक पटक होती रहती हैं ज़िंदगी में। तो दोस्तों, वक्त का खेल है, कब कौन पास आ जाए, कब दूर चला जाए। तो दोस्तों, आज हम लोग आपको यहाँ पे स्टैटिक्स का जो पार्ट्स बचा हुआ है दोस्तों, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, धीरे धीरे चीज़ें पटरी पे आ जाएंगी। अब वापस आ गए हैं हम लोग, क्लास अब रेगुलर चलेगी। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो आपका सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, सरल प्रतिगमन विश्लेषण। इसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें देख चुकी थी, जैसे कि आपका प्रतिगमन समीकरण क्या होते हैं और रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिगमन रेखाएं, रिग्रेशन लाइंस वगैरह हम लोग इस पर चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो आपका प्रतिगमन गुणांक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इसकी थोड़ी सी विशेषताएँ हैं जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस हैं थोड़ा, और इसके सवाल भी कुछ इक्वेशन बेस्ड आते हैं, यानी कि कुछ आपको मान दे दिए जाएंगे और उसके आधार पे आपको सॉल्व करना होता है। तो आप धीरे से धीरे यहाँ पे इस चीज़ों को समझ जाएंगे कि हम किस तरह के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। और जो भी भूल चूक हुई हो अभी तक ना आने के कारण, उसके लिए क्षमा चाहेंगे हम लोग। और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का जो साथ था, उस वही चीज़ है जो आज हमें फिर से वापस लेके आई है दोस्तों आप लोगों के बीच। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले ये आपका प्रतिगमन गुणांक के बारे में, तो दोस्तों हम लोगों ने इससे पहले भी आपको चीज़ें बताई थी कि आपका जो प्रतिगमन होता है उसमें आपकी क्या होती है, जैसे दो डाटा होती है। दो डाटाओं का हमारे पास क्या होता है, डाटा होता है। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल बताया था, यहाँ पे वर्षा था एक डाटा, और एक डाटा आपका क्या था, पैदावार थी फसलों की। तो दोस्तों, आपको हमने बताया था कि ये 10 वर्षों का क्या है, आपके पास वर्षा का रिकॉर्ड है और 10 वर्षों का आपके पास क्या है, पैदावार का रिकॉर्ड है। अब आपसे कहा जाए कि 11 वर्ष में अगर इतनी वर्षा होती है, कुछ सेंटीमीटर, कुछ मिलीमीटर, जो भी आपके पास डाटा बताई जाए, तो उसके आधार पे आपकी पैदावार कितनी होगी इसको आपको ज्ञात करना है। तो उस आधार पे आपको कैसे यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे, तो उसमें हम लोगों ने आपको बताया था कि यहाँ पे हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन के आधार पे हम लोग यहाँ पे इस चीज़ों को पता लगा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोगों ने इक्वेशन के बारे में इससे पहले देखा था, आप लोगों को हमने बताया भी था इक्वेशन कैसे होता है। तो जैसे कि हमने बताया था आपको कि दो तरीके के आपके इक्वेशन बनते हैं आपके सवालों में। जैसे आपका एक होता है रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y और एक आपका होता है y ऑन x। तो ये आपके दो इक्वेशन बनते हैं। जैसे कि आपका इक्वेशन x ऑन y होता है तो उसमें आपका पता होगा कि x बराबर a प्लस बी वाई। तो यहाँ पे आपका ये जो a और b है ये आपकी क्या होती है दोस्तों, एक कांस्टेंट वैल्यू या अचर वैल्यू होती है, अचर मूल्य होता है। जिसमें आपका a क्या होता है दोस्तों, हमने आपको बताया था कि आपका a जो है वो आपका इंटरसेप्ट होता है। जैसे कि हमने इससे पहले वाले सेशन में ही बताया था, उसमें आप लोगों ने देखा होगा। और ये आपका जो b होता है ये आपका क्या होता है दोस्तों, ये आपका स्लोप ऑफ लाइन होता है या रिग्रेशन का स्लोप ऑफ लाइन होता है। इसको हम लोग प्रतिगमन गुणांक से भी डिनोट करते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, प्रतिगमन गुणांक के बारे में। तो आपका प्रतिगमन गुणांक को हम लोग यहाँ b से प्रतीत करते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन में दिखाया गया है। फिर आपका यहाँ पे है कि आपके जो इक्वेशन था उसमें हमने ये चीज़ बताया भी था कि b आपका क्या है, प्रतिगमन गुणांक है, जैसा भी हमने चर्चा की। दोस्तों, प्रतिगमन गुणांक का क्या अर्थ होता है और क्या हमें इससे ज्ञात होती है, इसको अगर हम लोग जाने तो आपका प्रतिगमन गुणांक स्वतंत्र चर मूल्यों में परिवर्तन के कारण
आश्रित चरमूल्यों में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसकी मात्रा व दिशा को बताता है। मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि आपका, जैसे कि हमने बताया था कि अगर x में कोई परिवर्तन होता है तो y में उसके आधार पे कितना परिवर्तन होगा, वही चीज़ है कि यहाँ पे क्या होता है, एक स्वतंत्र चरमूल होता है, मतलब एक इंडिपेंडेंट होती है, और एक आपका क्या होता है, डिपेंडेंट वैल्यू होता है। तो इंडिपेंडेंट चर मूल्यों में परिवर्तन के कारण जो आपके डिपेंडेंट चर मूल होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनमें जो भी परिवर्तन होते हैं उसकी मात्रा तथा दिशा ये आपका b या कह सकते हैं प्रतिगमन गुणांक के आधार पर ही हमें पता चलता है। तो ये चीज़ तो हमें, इस चीज़ से हमें एक चीज़ ये पता चल जाती है। दूसरी चीज़ हमने उससे पहले ही बताया था कि प्रतिगमन रेखा क्या होती है, ये आपके स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन होता है जो आपका बीजगणितीय माप में प्रयोग होता है। जैसे कि हमने आपका यहाँ पे एक आपको चित्र के माध्यम से बताया था इससे पहले कि ये आपका क्या होता है, वाई एक्स है, ये आपका एक्स अक्ष है, और ये आपका जो ये बिंदु होती है ये आपका क्या होता है, ए होता है, जो आपका क्या होता है, इसके बीच में मूल बिंदु से आपके क्या होती है, जो अंतर होता है इसी को इंटरसेप्ट बोलते हैं। और यहाँ से आपकी एक रेखा जाती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाई ऑन एक्स, और आपका एक रेखा x से जाती है जिसे हम लोग x ऑन y बोलते हैं। तो ये जो आपका x ऑन y, y ऑन x में जो स्लोप ऑफ लाइन होता है, रिग्रेशन लाइन होता है, वही आपका क्या होता है दोस्तों, ये आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट डिनोट होता है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने आपको ये चित्र वाला जो चीज़ें हैं इसको हमने पहले भी समझाया हुआ था, आप उसको नहीं देखें तो देख सकते हैं जाके पीछे वाली वीडियो में। तो ये तो दोस्तों आपका क्या है, प्रतिगमन गुणांक, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब अगर हम लोग यहाँ पे प्रतिगमन रेखाओं और समीकरणों के आधार पर जो आपका प्रतिगमन गुणांक होता है वो भी आपके दो होते हैं, जैसे कि आपका रेखाएं और आपका समीकरण दो होते हैं, उसी तरह आपके प्रतिगमन गुणांक भी दो होते हैं। जैसे अभी हमने चित्र में बताया कि आपकी एक एक्स ऑन वाई रेखा होती है, एक वाई ऑन एक्स रेखा होती है, तो उसी तरह आपका प्रतिगमन गुणांक भी क्या होता है, दो होता है। एक आपका एक्स ऑन वाई में होता है, यानी कि एक रिग्रेशन कोफिशिएंट आपका एक्स ऑन वाई के आधार पर होगा, और एक आपका वाई ऑन एक्स के आधार पर होगा। जो आपका एक्स ऑन वाई के आधार पर होता है वहाँ पे आपका क्या होता है दोस्तों, ये आपका बी एक्स वाई होता है। यहाँ पे आपका जो इसका इक्वेशन बनता है, या आपका यहाँ पे गुणांक जो बनता है, यहाँ पे आर आपका कोफिशिएंट होता है, सहसंबंध होता है, और यहाँ पे एक्स ऑन वाई है तो दोस्तों ऊपर आपका सिग्मा एक्स आता है। ये सिग्मा एक्स क्या है, ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है एक्स सीरीज का, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन या सिग्मा वाई आपका होता है। तो इसको हमने आपको बताया भी था कि ये चीज़ भूलिए कि नहीं, एक्स ऑन वाई में एक्स आपका ऊपर चला जाता है और वाई आपका नीचे रहता है। इसी तरह आपका वाई ऑन एक्स में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आपका बी वाई एक्स होगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कोफिशिएंट एक जैसा ही रहेगा, वही मान होते हैं। यहाँ पे y आपका देखिए पहले है तो ये y ऊपर चला जाएगा, यानी कि आपका सिग्मा y हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन y, और यहाँ पे आपका सिग्मा x हो जाएगा। तो ये आपका दो आपके प्रतिगमन गुणांक होते हैं, जैसे आपके दो समीकरण होते हैं, दो रेखाएं होती हैं, उसी तरह आपका दो गुणांक भी होते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ तो आप लोगों देख लिए। आगे हम लोग इसकी थोड़ी सी कुछ विशेषताएं हैं जो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं, इसको आप लोग ध्यान से समझ लेंगे तो आपके जो क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन बनेंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। जो आपके प्रतिगमन गुणांक से क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी कुछ बिंदुओं से ही बनेंगे, आप इसमें ज़्यादा उलझिए मत या कैसे कंफ्यूज ज़्यादा ना होइएगा। तो सबसे पहला देखिए पॉइंट जो दिया गया है कि दो प्रतिगमन गुणांकों का गुणात्तर माध्य या जियोमेट्रिक मीन आपका सहसंबंध गुणांक होता है। मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि हम लोगों ने अभी क्या देखा कि आपका एक क्या होता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट बी एक्स वाई होता है, एक आपका बी वाई एक्स होता है। तो वही कह रहा है कि आपका जो दो प्रतिगमन गुणांक होते हैं, अगर उसका हम लोग जियोमेट्रिक मीन निकालते हैं तो वो आपका क्या होता है दोस्तों, सहसंबंध गुणांक के बराबर होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या दिया, ये आपका बी एक्स वाई एक प्रतिगमन गुणांक है और एक आपका बी वाई एक्स दूसरा प्रतिगमन गुणांक। और जियोमेट्रिक मीन में हम लोगों ने देखा था कि आपका गुणोत्तर माध्य कैसे निकाला जाता था, हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था। आपका जब हम लोग आपका समांतर माध्य के बारे में पढ़ रहे थे, सेंटर टेंडेंसी, तो वहाँ पे हमने बताया था जियोमेट्रिक मीन कैसे निकाला। तो वही चीज़ कह रहा है कि अगर हम लोग दोनों प्रतिगमन गुणांकों का गुणात्तर मान निकालें तो आपका क्या होता है, वो सहसंबंध गुणांक के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए ये बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का अगर हम लोग अंडर रूट निकालते हैं तो आपका एक क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बराबर ही आएगा। दूसरा चीज यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा दोस्तों साथ ही कि दोनों प्रतिगमन गुणांकों का जो बीजगणितीय चिन्ह है वो एक समान होते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए जो आपका बी एक्स वाई अगर प्लस है,
यानी कि इसकी वैल्यू अगर आपकी प्लस है तो आपका बी वाई एक्स भी क्या होगा दोस्तों, वो भी आपका पॉजिटिव ही होगा। यानी कि आपका बी वाई एक्स भी क्या होगा दोस्तों, वहाँ वो भी आपका पॉजिटिव होगा। अगर ये आपका पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये अगर निगेटिव होगा तो ये भी निगेटिव होगा। तो कुल मिला के आपका कोफिशिएंट जो आएगा या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आएगा वो आपका क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसी तरह देखिए यहाँ पे दिया कि एक समान होते हैं, अर्थात बी एक्स वाई और बी वाई एक्स धनात्मक होगा। इसके विपरीत अगर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक होगा। ये हम इसके कोफिशिएंट आपके प्रतिगमन गुणांकों के बारे में बता रहे हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या दिया है कि प्रतिगमन गुणांकों के धनात्मक और ऋणात्मक होने पर सहसंबंध गुणांक भी उसी तरह क्या होगा, धनात्मक या ऋणात्मक होगा। तो ये चीज़ तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया। तो ये तो आपका पहला पॉइंट है दोस्तों, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपका पहली चीज़ क्या है कि आपका जो प्रतिगमन गुणांक है उसका जियोमेट्रिक मीन निकालने पर आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकल आता है। कभी कभी आपको इस तरह सा इसमें क्वेश्चन भी बनाया जाएगा इक्वेशन टाइप का, कि उसमें आपको कुछ वैल्यू बी एक्स वाई की दे दी जाएगी, कुछ वैल्यू आपको बी वाई एक्स की दे दी जाएगी, उससे आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए कहेगा। तो आपको यही चीज़ ध्यान देना है और इसी आधार पर आप लोग आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर हम लोग दोस्तों, दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे दिया है कि दोनों प्रतिगमन गुणांकों का ये बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का मान अलग अलग एक से अधिक नहीं हो सकता। मतलब कहने के दोस्तों क्या है कि अगर बी एक्स वाई आपका एक हो गया, गलती से भी अगर एक हो गया, तो बी वाई एक्स इतना कम होगा कि वो एक से इतना कम होगा कि अगर हम लोग इसका गुणा करके आपका इसका हम लोग आपका अंडर रूट निकालेंगे तो इसका मान आपका क्या आएगा, एक से अधिक नहीं होगा। यानी आपका ये कहने का तात्पर्य ये है कि आपका बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों कभी एक से अधिक नहीं होंगे। अगर गलती से बी एक्स वाई या बी वाई एक्स एक हो भी जाता है तो दूसरा मान इतना छोटा होगा, या कह सकते हैं पॉइंट में इतना छोटा होगा कि अगर एक से उसका मल्टीप्लाई भी किया जाए तो वो एक से क्या होगा दोस्तों, कम ही आएगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपका जो बी एक्स वाई है या बी वाई एक्स है उसका मान अलग अलग एक से अधिक नहीं हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि आप लोग इसका मान अगर एक होगा तो ये बहुत कम होगा, अगर इसका मान आपका 0.1 है तो इसका मान आपका कुछ भी हो सकता है, पर एक से अधिक आपका होगा नहीं। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों का जो आपका मान आएगा वो एक से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है दोस्तों कि आपका जो बी एक्स वाई है और बी एक्स वाई है उसका समांतर माध्य आपका सहसंबंध गुणांक के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आपका जो बी एक्स वाई प्रतिगमन गुणांक है और जो आपका बी वाई एक्स है, अगर उसका हम लोग क्या निकाल लें दोस्तों, समांतर माध्य निकाल लें, तो वो आपका क्या होगा, आपका दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से बड़ा होगा या इक्वल होगा, कभी भी आपका छोटा नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। यानी सहसंबंध गुणांक हमेशा क्या होगा दोस्तों, वो छोटा ही होगा आपके किससे, आपके प्रतिगमन गुणांकों के समांतर माध्य से। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया था दोस्तों। लास्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए दिया है कि प्रतिगमन गुणांक का मूल बिंदु में परिवर्तन के प्रति स्वतंत्र होते हैं, परंतु आपके पैमाने के प्रति स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो दोस्तों आपका मूल बिंदु और स्केल वाला जो हमने आपको इससे पहले ही बताया था कि अगर ओरिजिन का मतलब क्या होता है दोस्तों कि उसके मानों में अगर प्लस माइनस कोई वैल्यू किया जाता है सभी मानों में, तो आपका उसमें क्या होगा, वो उसके प्रति स्वतंत्र होंगे। अगर उसमें हम लोग वैल्यू में डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं सभी वैल्यू से आपका, तो वो आपके उसके प्रति स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो इसके पहले हम लोग इससे बहुत चीज़ों को समझाया भी था, ओरिजिन इफेक्ट और स्केल इफेक्ट क्या होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है दोस्तों कि आपके प्रतिगमन गुणांक क्या होते हैं, ओरिजिन इफेक्ट से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, यानी उनका कोई प्रभाव नहीं होता है। बट आपके स्केल इफेक्ट का उन पर प्रभाव होता है, यानी वो स्वतंत्र नहीं हो पाते। तो यहाँ पे दोस्तों आज हम लोगों ने ये आपके कुछ पॉइंट बचे हुए थे, ये आपके कोफिशिएंट ऑफ ये रिग्रेशन कोफिशिएंट और ये आपके प्रतिगमन रिग्रेशन कोफिशिएंट में। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसकी विशेषताओं को देख लिया दोस्तों। तो आज का टॉपिक दोस्तों यही एक छोटा सा टॉपिक है। आशा है दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और अभी तक के लिए जो क्लासेस नहीं मिली दोस्तों उसके लिए खेद भी है। आगे से आपको अब रेगुलर क्लासेस मिलती रहेगी। ये तो आपका स्टैटिक्स का टॉपिक था, और अभी हमारे पास स्टैटिक्स में भी बहुत से टॉपिक बचे हुए हैं, तो उसको हम लोग धीरे धीरे कवर कर देंगे। और रही बात कॉमर्स की, तो कॉमर्स की भी क्लासेस आपकी 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। उसमें भी जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उसको भी हम लोग रिकवर करके पूरा कवर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और
एग्ज़ाम की जो डेट्स वगैरह है उसके बारे में अभी भी कोई सूचना नहीं है आयोग की तरफ से, और इसी कारण थोड़ा सा चीज़ें आप लोगों के लिए अच्छी हैं कि आपको अभी तैयारी करने के लिए वक्त मिल रहा है दोस्तों। थोड़ा सा पॉजिटिविटी में चीज़ों को देखिए और अच्छे से तैयारी मजबूती से करिए दोस्तों। हम आपके साथ हैं दोस्तों, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा के ही हम लोग ये आपका ये जो टॉपिक है इसको कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के बीच में, जिससे मेरा मनोबल बढ़े दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।